तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान को जेनरिक इलेक्टिव या जनरल के रूप में रखा है, इसे आप लोग सब्सिडरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जेनरिक इलेक्टिव जी या जनरल या सब्सिडरी जो बोलिएगा, उनका सेमेस्टर थर्ड का पेपर इसी टाइप का होगा, ठीक है। राजनीति शास्त्र जेनरिक इलेक्टिव जनरल। अब आइए देखते हैं, अगस्त 2022 में लिया गया पेपर है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। एंड भारत के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी होती हैं जो CBCS पैटर्न पर आधारित हैं, सभी का सिलेबस सेम होता है। फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको इसका देख लीजिए 33% लाना होगा, ठीक है। एंड अब आइए देखते हैं, तो इस पेपर में बोला जा रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर दें जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो देखते हैं, देखिए किन्हीं 5 प्रश्न के आंसर देने हैं। पहला है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें 8 रहेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 का भाग ए में 8 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी में आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देखने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आता जाएगा। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किस नाम से जुड़ा हुआ है। तो इसको मतलब इसका जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आमंड एवं पावेल, ठीक है। श्रिया कम हल्ला कीजिए। दोस्तों बच्चा लोग थोड़ा हल्ला कर रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए सॉरी। बी नंबर है, इनमें से किन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है, यानी कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का फादर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। एरिस्टोटल को कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है और राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का भी जनक इन्हीं को कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक इन्हीं को कहा जाता है, अरस्तु को। बहुत फेमस है दोस्त अरस्तु हम लोग नहीं जानते, ज़्यादा कोई पढ़ने लगता मतलब बहुत अरस्तु हो गया है, बहुत बड़ा अरस्तु हो गया है ना। सी नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सरकारों का वर्गीकरण नहीं किया, मतलब कि किसने गवर्नमेंट को अलग अलग पार्ट्स में नहीं बांटा। तो इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्त। लीलॉक, रॉल्स, बोंदा, ये बॉन्डिन है और इंग्लिश में बोंदा लिखा हुआ है लेकिन बोंदा पढ़ा जाएगा, ठीक है। और चौथा है ऑप्शन क्या है जी, बलंट चली। तो ये 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिएगा, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। डी नंबर है, संसदीय शासन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वेयर वाज द ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो दोस्तों संसदीय शासन की उत्पत्ति ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड जो बोलिएगा वहीं से हुई है, ठीक है। ई नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक एकात्मक शासन का उदाहरण है। एकात्मक शासन का उदाहरण क्या है, मतलब कौन सा देश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट। तो यूनिटरी प्रकार का गवर्नमेंट ब्रिटेन और चीन, विश्व में 2 इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ब्रिटेन और चाइना इसके 2 उदाहरण। तो चाइना यहाँ पे नहीं है, ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन को मार दीजिए, ठीक है। कभी कभी चीन दे देगा ऑप्शन में। एफ नंबर है, एकात्मक व्यवस्था में कौन सा तत्व नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण। एकात्मक व्यवस्था में जो है दोस्तों सभी शक्तियाँ एक ही सरकार के पास होती हैं, एक ही जगह होती हैं, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब कि शक्तियों का बंटवारा करना, ये इसके अंडर में नहीं आएगा। सागौन हल्ला मत कीजिए। जी नंबर है, कैबिनेट गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी। कैबिनेट गवर्नमेंट ये जो पुस्तक है किसने लिखी, इसका राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं दोस्तों जेनिंग्स, ठीक है, जेनिंग्स। नेक्स्ट है आपका एच नंबर, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अमेरिकन सीनेट इज। तो अमेरिकन सांसद को दोस्तों, अमेरिका में सांसद को सीनेट कहा जाता है और वहाँ पे जो सदस्यों की संख्या होती है वह होती है 100, ठीक है। अपर हाउस एंड लोअर हाउस वहाँ पर भी होता है, तो वहाँ पे अमेरिका की संख्या क्या होती है 100।
एंड अब आता है क्वेश्चन नंबर बी 1 का भाग बी। यहाँ पे आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे। दोनों हैं, छोटा छोटा देख लीजिए। पहला है अमेरिकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिस प्रकार की भारत में अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी टाइप से अमेरिका में क्या क्या करना पड़ता है संशोधन करने के लिए, वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, लेकिन इतना डीप हमको लगता है कि बहुत कम ही विद्यार्थी पढ़े होंगे जो आपका अनुच्छेद वगैरह सारा कुछ आर्टिकल्स वगैरह याद रखे होंगे। बी नंबर है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या क्या साइलेंट फीचर हैं उसको बताना है। एंड अब आता है सभी 16 अंकों वाले प्रश्न। एंड 16 अंकों वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को चुन के लिखना है जिसमें आप जल्दी एंड अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, उन्हीं 4 को चुनिएगा। तो पहला आता है 16 अंक वाला या क्वेश्चन नंबर 2, तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना करें। डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। कितना बड़ा है इसका, मतलब क्षेत्र कहाँ तक जाता है उसको बताना है। नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, स्टेट, सारा कुछ बताना है इसके अंतर में क्या पढ़ा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द पावर एंड पोजीशन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शक्तियों और स्थिति का परीक्षण कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और उनका परीक्षण करना है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग जैसे कि भारत में होता है। ठीक है, उस तरह से आपको बताना है। एंड इसका पावर कहाँ तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट से इसकी नियुक्ति कौन करता है, सारा कुछ बताना है। 4 नंबर है आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का परीक्षण करें। एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कौन कौन से काम करने होते हैं, ठीक है, सारा कुछ। 5 नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार का वर्णन करें। डिस्कस द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। यूएसए में जो गवर्नमेंट है फेडरल, उसको बताना है। 6 है आपका स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के क्रियान्वयन का वर्णन करें। जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है, मतलब कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वह किस टाइप से होता है उसको बताना है। ठीक है, न्याय वगैरह सारा कुछ लिख देना है किस टाइप से न्याय होता है। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका चीनी प्रधानमंत्री के शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। एग्जामिन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चाइनीज प्राइम मिनिस्टर। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होते हैं, उनको बताना है। 8 नंबर है आपका 8 नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 कि एकात्मक व्यवस्था एवं संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताएं। एकात्मक व्यवस्था में जो शक्ति होती है सभी केंद्र के पास होती है, एक व्यक्ति के पास होती है, जबकि संघात्मक व्यवस्था क्या होता है कि उसमें शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। इस टाइप से बताना है सारा कुछ। ठीक है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। तो भारत में किस प्रकार का सिस्टम है, भारत में फेडरल सिस्टम है, क्योंकि कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, कुछ शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। ठीक है, 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एंड यहाँ पे आपको एक एक उदाहरण भी दे दें, जैसे कि फेडरल में हमारा, संघात्मक में भारत आ जाएगा, एकात्मक में चाइना आ जाएगा। ठीक है, उसका उदाहरण भी दे दें। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किन्हीं 2 को अच्छे से लिखना है, अच्छे से पॉइंट पॉइंट करके लिख दीजिए। पहला है विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। बी नंबर है क्राउन। क्राउन क्या होता है, द क्राउन। सी नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट के बारे में। और डी नंबर है ब्रिटेन की एकात्मक प्रारूप यानी कि यूनिटरी मोड ऑफ ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 जेनरिक इलेक्टिव जनरल या फिर आप सब्सिडरी, बहुत सारा नाम है यार। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद अगर आपको सेक का पेपर देखना हो या फिर सेमेस्टर 4, 5, 6 किसी का भी क्वेश्चन पेपर देखना हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, सभी के अपलोडेड हैं दोस्त। जरूरी है आपका कोई दोस्त बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, कोई ना कोई ऑनर्स तो होता है, उन तक भी शेयर कीजिएगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं छोड़ना है। ये एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रिक होता है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। ठीक है, उसका आंसर आप भले जाने या ना जाने, लिख के आना है। कुछ भी लिख के आइए, लेकिन लिख के आइए। ऑल द बेस्ट।